शुरुआत यहाँ पर मैं नॉन एग्री पैक के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में अब नरमी देखी है, सोने चांदी में तेजी हो रही है। सोने में खरीदारी का रुख अगर हम देखें तो ये कायम है। कॉमिक्स पर लगभग $6165 के करीब, MCX पर अगर हम सोने का भाव देखें तो ये 1,61,700 के ऊपर दिखाई दे रहा है। गोल्ड स्पॉट का भाव भी अगर हम देखें 5,155 के करीब है। डेफिनेटली जो अनिश्चितता बढ़ रही है उससे हम सेफ हैवन डिमांड एक बार फिर से आती हुई दिखाई हम देख रहे हैं। पॉलिसी में ढील देना सही नहीं है। यहाँ पर बेथ एमएक की तरफ से जो है बयान आता हुआ, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब यहाँ इसकी वजह से कम होती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल बैंकों से डिमांड जो है वो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है मेटल्स को। चीन के अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक की तरफ से लगातार 16वें महीने मांग बरकरार है। चांदी में भी हम फैक्टर्स लगभग यही है जो चलते हुए देख रहे हैं। लेकिन कच्चा तेल जो कि आज हेडलाइन बना हुआ है सब जगह, और यहाँ पर बिकवाली जो है ब्रेंट क्रूड हमने तो बीच में 90 के नीचे जाता हुआ देखा, लेकिन फिलहाल $94 के पार अगर हम देख रहे हैं कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड भी लगभग 90 के करीब है। MCX पर 8,350 के करीब यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है कच्चे तेल में। और हमने देखा कि यहाँ पर ट्रंप का जो बयान आया उसके बाद कच्चे तेल में कमजोरी हमने जरूर आती हुई देखी। अपनी ऊंचाई से लगभग 25% ये करेक्ट हुआ है। ईरान के खिलाफ युद्ध जो है जल्द खत्म होगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं। हालांकि उनका जो आकलन था 4 से 5 हफ्ते, शायद उतना ना चले। इसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नियंत्रण पर विचार कर रहा है अमेरिका। इस बड़े बयान के साथ हम देख रहे हैं कच्चे तेल को कीमतों में नरमी आती हुई देखने को मिली है। ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई का लगभग 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता है, और तेल कीमतें नीचे लाने के लिए रूस पर कुछ प्रतिबंध हट भी सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने अपने बयान में कही है। कल इंट्राडे में हमने देखा कि यहाँ पर रिकॉर्ड $20 के आसपास की हमने गिरावट भी देखी थी। पिछले 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर लगभग 2022 में जो तेज़ी देखी थी उस लेवल्स पर कच्चा तेल हमें पहुंचता हुआ भी दिखाई दिया था। लेकिन ओवरऑल अब क्योंकि मेहमान जुड़ गए हैं तो मंथन शुरू करते हैं। अजय साहब, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। ट्रंप साहब के बयान को कच्चे तेल के लिहाज से ज़रा डिकोड कीजिएगा। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए डिकोड करना तो बहुत मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप का, बिकॉज उनके स्टेटमेंट तो बराबर आए हैं, बट अभी तक हमने कोई भी नए अपडेट ईरान की तरफ से आते हुए दिखे नहीं। इनफैक्ट मॉर्निंग में स्टेटमेंट आने के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं मिसाइल वापस ये चीजें चल रही है। तो अनलेस अनटिल कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं आती है, इसको बोलना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, कल हमने मॉर्निंग में $120 का लेवल देखा था, जिसके बाद G7 कंट्रीज ने कहीं ना कहीं इमरजेंसी जो स्टॉक्स है वो रिजर्व ओपन करने की बात की, जिसके बाद एक काफी अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया। साथ में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के जो मॉर्निंग में स्टेटमेंट आए थे उसको लेते हुए हमने 90 के नीचे ब्रेंट को जाते हुए देखा। बट अभी भी देखिए स्थिति में कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेजेस हुए हैं उसको वापस रीइंस्टेट करना ओवरनाइट काम नहीं है, इट विल टेक टाइम। और अभी भी हमने देखा कि वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी भी बंद है। तो आई थिंक दैट विल टेक टाइम। हाँ, इमीडिएट एक नियर टर्म जो इमीडिएट रिस्क बना हुआ था उसको एक जर्क लगा था, जो मुझे लगता है प्राइजेस में आज दिखावट दे रहा है। तो आई थिंक 85-86 का एक बेस वापस बन जाएगा ब्रेंट में, और अपसाइड मुझे लगता है 95-96 के आसपास जाके कैप लगेगा। अभी तक 85 से 95 के बीच में रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देखते हैं रुपए में थोड़ी मजबूती दिखी है, जिसकी वजह से MCX में आज प्राइजेस 8,200 के नीचे है। तो हो सकता है आज मार्केट में थोड़ा दबाव रहे, बट अभी भी बोलना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से सब चीज हम बोल सकते हैं सेटल हो चुका है। अब कच्चा तेल यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी भी जो मिडिल ईस्ट में कंसर्न है वो कंटिन्यू बना है। और सबसे बड़ा कंसर्न है वो डिलीवरेबिलिटी का है कि कच्चा तेल कैसे आगे डिलीवर होगा। डेट इज टेकिंग टाइम। बिकॉज ऑफ डेट मुझे लगता है टाइमिंग हो सकता है पुल बैक आ जाए, बट ओवरऑल अभी भी प्राइजेस के अंदर एक सपोर्ट दिखाई देगा। एब्सोल्युटली, यहाँ पर 85 to 95 का आपने बैंड बताया, और पुल बैक यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म में दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल फिलहाल जो ट्रेंड है वो ऊंचाई की तरफ और कीमतों में महंगाई की तरफ ही दिखाई दे रहा है। अनिंदर साहब, ये बताइएगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर यूएस अपने नियंत्रण की बात कर रहा है, ये कितना इसमें कामयाब हो पाएगा फिलहाल की स्थिति? और अब क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर्स G7 के जो हैं वो भी वर्चुअल बैठक करेंगे, कल इस बात का ऐलान हुआ कि जो इमरजेंसी सरप्लस है उसको भी रिलीज किया जाएगा धीरे धीरे। इसको कैसे इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं आप? और साथ ही यूएस का नियंत्रण भी किस हद तक हमें हेल्प कर पाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से, ये समझाइएगा।
राइट, नमस्कार। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑफिशियली कोई ब्लॉकेड नहीं है। ब्लॉक एक्चुअली जो टैंकर्स का फ्लो रुका हुआ है 80-90%, वो इसलिए है कि जो इंश्योरेंस होता है, स्पेशली री इंश्योरेंस, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप शिप्स का इंश्योरेंस नहीं कर पाओगे तो कोई ट्रांजिट का रिस्क नहीं लेना चाहता है, इवन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यूएस अगर एनफोर्स करता है, यूएस नेवी, बट देखिए, जब तक इंश्योरेंस का इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है, लगता नहीं कि वहां से ट्रैफिक नॉर्मलाइज वहां होने वाला है। बट हाँ, अगर इंश्योरेंस का इशू अगर सॉर्ट आउट हो जाता है वापस, अगर इंश्योरेंस अवेलेबल हो जाता है, तो फिर थिंग्स विल सेटल डाउन, और उसका एक इम्पैक्ट आपको ऑयल और गैस दोनों में दिखेगा। तो इसके लिए वो टोटली डिपेंड करता है कि कैसे जो इंश्योरेंस प्लेयर्स है इन यूरोप, वो कैसे इस चीज को देख रहे हैं। और जो है कि एनफोर्समेंट यूएस नेवी का, देखिए, इसमें इशू ये है कि अगर कोई मिसाइल अटैक होता है या ड्रोन अटैक, क्योंकि जो हॉर्मुज है वो 35 किलोमीटर का एक छोटा सा स्ट्रेच है, इट्स लाइक अ चिकन स्नैक। तो वहां पे अगर कोई फास्ट अटैक बोट से हो, कोई अगर अटैक होता है ऑन अ लार्ज ऑयल या गैस का जो वेसल्स है या क्रायोजेनिक टैंकर्स है, तो इट कैन क्रिएट अ कंप्लीट ब्लॉकेड, क्योंकि छोटा स्ट्रेट्स है। तो उतना आसान नहीं होगा फॉर द यूएस नेवी अनलेस एंड अंटिल दे टेक आउट द लैंड थ्रेट्स, क्योंकि जब तक लैंड के ऊपर आईआरजीसी का कंट्रोल है, स्पेशली क्लोज टू द कोस्ट, तो उतना इजी नहीं होगा। बट आपका शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए ऑयल के ऊपर और सेलिंग दिख सकता है, क्योंकि जो फियर एक था कल, जो हम लोग का प्राइस एक्शन हम लोग देखे, तो इट वाज लाइक पीक फियर इन द मार्केट। $120 चला गया था ब्रेंट और WTI ऑलमोस्ट। तो नेचुरली वहां से एक कूल ऑफ हो रहा है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में अगर मैं MCX का बात करूं तो 700 7600 तक भी ये आ सकता है। बट जब तक $80 के ऊपर ब्रेंट है, तब तक ये मार्केट बता रहा है कि जो वॉर प्रीमियम है इट इज इंटैक्ट। बट 100 के ऊपर वो पैनिक स्टेज में आता है। तो 80 to 100 का एक नॉर्मल वॉर प्रीमियम आप कह सकते हो इन द ब्रेंट मार्केट। इंटरेस्टिंग, अगर 80 के ऊपर है तो अभी भी पैनिक प्रीमियम जो है वो बना हुआ है। अच्छा, मैं जानती हूँ कि आप तीनों जो हैं वो पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन देखिए, क्योंकि कच्चे तेल में, सॉरी, कमोडिटीज़ में आप सब डील करते हैं और यहाँ पे कमोडिटीज़ काफ़ी पॉलिटिकल भी होती है, तो मैं उस संदर्भ में भी आपसे सवाल पूछूंगी। और उसी संदर्भ में अगला सवाल भाविक आपसे होगा, क्योंकि अब मुझे रशिया की भूमिका समझनी है आपसे। ट्रम्प साहब ने बोला कि बीते शाम उनसे भी बातचीत की है और हो सकता है कुछ सैंक्शंस जो लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। अब ये किस तरह की डेवलपमेंट, कितनी अहम डेवलपमेंट भी आप समझते हैं? गुड मॉर्निंग कविता जी। यस, देखिए, क्योंकि यूजुअली हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ, अगर वेस्ट एशिया या एशिया की बात करें, तो 50 से 60% की जो ऑयल सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट से आती है। और क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव कौन सा है? यूएस से तो इतना नहीं आ सकता। रशिया है, बट रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस है, तो रशिया पे अभी फिलहाल शायद थोड़ा सैंक्शंस कम कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जो ये सप्लाई क्रंच है एटलीस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, तो उन वहाँ पे थोड़ा ऑयल आ सकता है। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि रशिया के जो सैंक्शंस था, तो सारे ज़्यादातर ऑयल जो थे वो चाइना पे जाते थे, थोड़े इंडिया पे आते थे। तो अभी भी रशिया पे अगर देखें तो स्पेयर कैपेसिटी इतनी नहीं है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि यूक्रेन ने भी काफ़ी रशियन रिफाइनरीज पे अटैक किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि आगे जाके स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा शायद इंडिया को मिल सकता है, बाकी चाइना को मिल सकता है। तो अगर अनसैंक्शंस भी करते हैं, तो भी ट्रैवलिंग टाइम भी अगर देखें तो 2 या 3 हफ्ते आते हैं एशिया में रशिया से आते वक्त, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन में अगर अनसैंक्शंस भी करते सारे रशियन ऑयल पे, तो भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो क्रूड के हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सारे जो एशियन मार्केट की जो डिमांड है वो रशिया अकेला फुलफिल नहीं कर पाएगी। अनलेस एंड अनलेस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ज्यादातर हमें कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। 80 के नीचे आई थिंक अनसस्टेनेबल है। ये तो यहाँ पर सभी जो इशारे हैं वो कच्चे तेल में अभी भी कीमतों को ऊपर ले जाने की ओर ही इशारा दे रहे हैं। अजय, क्योंकि हमने हमारी जो नज़र है वो G7 देशों और उनके एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक पर भी है। अब यहाँ पर से किस तरह की हेडलाइंस की आपको उम्मीद है? भारत के हवाले से भी अगर हम समझें अजय, तो यहाँ पर कितनी राहत की उम्मीद हमें करनी चाहिए?
देखिए अभी तो राहत इसलिए नहीं बोल सकते बिल्कुल। देखिए एक तरह से है स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन होता है, उसका एक असर हमने प्राइजेस पे देखा है। बट जब तक ये स्ट्रक्चर वे में कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरेबल होगा, बिल्कुल देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, बट जिस ढंग से ईरान ने धमकी दी हुई है कि कोई भी अगर पास होता है तो वहां पे हम एक्शन ले सकते हैं। यूएस ने भी बोला है कि हम इंश्योरेंस हम देंगे आपको, लेकिन कोई भी उतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल ये ओपन अप नहीं होता है, प्राइस एलिवेटेड लेवल्स पर रहेगा। रशिया से भी अगर हम माल ले रहे हैं या चाइना उस चीज को लेके चल रहा है, आप फिर भी मान के चलिए 85-95 का जो बैंड है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि एनर्जी में अभी हमने देखा कुछ नेबर कंट्रीज है जहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जी रेशनलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज पिछले 2 साल से हम ओवर सप्लाई में थे और उसकी वजह से भाव $70 के नीचे थे। और आज अगर हम देखें तो करीबन लास्ट 1.5-2 महीने से हम 70 या उसके बियॉन्ड ऊपर ही रहे हैं। तो उसकी वजह से एक पिन पॉइंट लगने लग गया है। इंडिया पे भी अगर हम देखें तो रुपए की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम देखें तो पेट्रोल हमारे यहाँ पे 103 पे बिक रहा है, जबकि रुपया हम मोटा मोटी ये हफ्ते के अंदर हमने देखा कि 92-30 तक पहुंच चुका है। तो आई थिंक अगर ये एलिवेटेड लेवल्स पे रहता है तो इंडिया के लिहाज से भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा और ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। बट आई थिंक ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट 1 मंथ लगे इस चीज को स्ट्रीमलाइन आने में। कविता, एक महीने का जो स्ट्रीमलाइन आने में समय है अजय, इसका इम्पैक्ट आप घरेलू तेल कंपनियों पर कितना पड़ता हुआ आप देख रहे हैं फिर? देखिए जनरली जब हम मैक्रो से माइक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे हर चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, खाली घरेलू तेल कंपनी की बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं इक्विटी फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, फिर हाँ एक चीज और है जो ब्लेंडिंग एथनॉल ब्लेंडिंग कंपनीज है, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो पॉजिटिव रहेगा। बट टाइमिंग इंडियन इक्विटी मार्केट में मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो थोड़ा बहुत नेगेटिव ही दिखाई देगा ओवरऑल। ये एक चीज जो मुझे समझनी है अनिंदय से, अब क्योंकि रूस पर भी हो सकता है कि जो सैंक्शंस हैं अनिंदय वो हटा दिए जाएं, तो भारत जो कि अपना 20% के आसपास का अभी भी लेता है, क्या वो दायरा बढ़ सकता है कच्चे तेल का? एकदम। देखिए, कच्चे तेल जो है वो रशिया से तो मिल जाएगा, बट इट विल कम एट अ प्राइस। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जो रशिया से तेल ले रहे थे वो इट वाज कमिंग एट अ डिस्काउंट। तो अभी वो प्रीमियम में है, तो प्राइस तो पे करना पड़ेगा, बट अवेलेबल हो जाएगा। स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है? गैस का। एक्चुअली द रियल जो, क्योंकि गैस का अवेलेबिलिटी मेनली आपका कतार या यूएई से आता था फॉर इंडिया। तो वो जो उसमें जो एक तरफ से मेजर इम्पैक्ट हुआ है, तो रशिया से भी हम लोग कुछ गैस का लेंगे, बट वो उसको कंप्लीटली कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। तो गैस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसरप्शन, उसके बाद आपका ऑयल है। गैस को लेकर फिर किस तरह की रणनीति, अगर हमें भारत के संदर्भ में समझना भी हो अनिंदय, तो हम कितना प्रेशर और यहाँ पर झेल पाएंगे? मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कीमतें हैं वो घरेलू बाजार में तो बढ़नी शुरू हो ही गई हैं। देखिए, गैस में जो एलपीजी होता है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है टू ऑल द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि उसका प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है। तो उसके ऊपर तो फोकस है, प्लस कुछ रैशनलाइजेशन भी हो रहे हैं, मतलब जो कमर्शियल सेक्टर है उससे जो कंज्यूमर सेक्टर पे। बट जो आपका जो एलएनजी है, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, तो उसके लिए अभी फिलहाल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, कुछ कनाडा से भी वहां से इंक्वायरीज किए हैं। रशिया तो है ही, बट उसका रिप्लेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगेगा कंपेयर टू ऑयल, क्योंकि ऑयल इज अवेलेबल। और अभी भी आपका शॉर्टेज एक्चुअली ऑयल मार्केट में तब स्टार्ट होगा अगर ये हॉर्मूज वाला जो डिसरप्शन है और 2-3 हफ्ता कंटिन्यू रहता है। मतलब फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल आपको रियल शॉर्टेज दिखेगा अगर ये कंटिन्यू रहता है तो। चलिए, अभी आप तीनों से झटपट रणनीति हम ले लेते हैं गैस और कच्चे तेल में। भाविक, शुरू में आपसे करना चाहती हूँ, कोई रणनीति आप देंगे? देखिए क्रूड ऑयल तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, वॉलेटिलिटी है और न्यूज से चेज कर रहा है प्राइसेस। बट नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है तेजी बरकरार रहेगी, तो 290 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 20-24 के टारगेट के लिए, और 17 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये अजय, आप क्या रेकमेंड करेंगे?
ठीक है, तो मुझे लगता है कि वैसे तो अभी एस्केलेशन चल रहे हैं तो कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों ही तेज होना चाहिए, बट जो अपडेट्स है उसके हिसाब से मुझे लगता है आज थोड़ी गिरावट रह सकती है। 8500 पे कच्चा तेल बेचिए, 8700 के स्टॉप लॉस से 8000 तक का एक पुल बैक मिलेगा। नेचुरल गैस में कल जैसे हमने 290 का लेवल ब्रीच किया है, तो थोड़ी वीकनेस इसमें भी दिखाई देगी। 292 पे बेचिए, 300 के स्टॉप लॉस से 280 का टारगेट रहेगा। ये प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से है, बाद में वापस हम इसमें रिकवरी देखेंगे। 280 के टारगेट्स के लिए इंट्राडे की कॉल नेचुरल गैस में आती है बिकवाली की। अनिंदे, आप देते हैं रणनीति? क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो भी 80 का चल रहा है वो इवेंचुअली 7800 के तरफ आएगा, जो उसका मेजर सपोर्ट है 7800 या 7750। तो सेल ऑन राइज ऑन क्रूड ऑयल। सेल ऑन राइज। एनजी में? एनजी में एक्चुअली वीकनेस है, बट यहाँ पे 285 का एक सपोर्ट है, बट ओवरऑल इंट्राडे अभी भी इसमें वीकनेस है, तो इसमें भी सेल ऑन राइज किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना पड़ेगा आपका 293। चलिए, सेल ऑन राइज की रणनीति दोनों ही कमोडिटी में आप दे रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप एनजी में बता रहे हैं 293 का। और राइट, एक काम करते हैं, आप तीनों हमारे साथ बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक ले चर्चा में। और अजय, सोने चांदी में हम उम्मीद के मुताबिक रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हमने कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी कमजोरी आती हुई देखी, तो सोने चांदी में हम देख रहे हैं एक बार फिर से सेफ हेवन की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असल में इस बार में ना माहौल ऐसा है कि जो कमोडिटी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिएक्ट करे, उस तरह से रिएक्ट कर नहीं रही है। क्या रुख निकल के आ रहा है आपका सोने चांदी में अजय? देखिए, तो बिल्कुल आपने बहुत सही चीज पकड़ी है, लेकिन इसमें मेरे को दो तीन चीज लगता है। एक, स्पेकुलेटिव मनी मार्केट से बाहर है। जिस ढंग से हमने जनवरी में एक बड़ा फॉल बैक देखा, उसके सब मार्जिन बढ़े हुए हैं, जो प्राइजेस पे हमने देखा पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकेंडली, अगर हम देखें जब इक्विटी में बड़ा सेल ऑफ था, तो ये जनरल टेंडेंसी आप कोविड में भी देखेंगे, तो जब बड़ा पैंडेमिक फॉल आया था इक्विटी के अंदर, तो उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में भी एक इनिशियल फॉल था। अच्छा चीज ये रहा, $5000 का लेवल रिगेन कर लिया है गोल्ड ने, और चांदी भी ऑलमोस्ट 78 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रही है। तो अभी भी बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप आ चुका है ऑलरेडी। बट मुझे लगता है आज अगर हम इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो दोनों में बाइंग लग रही है, जहां पे 1,62,000 का कॉल लीजिए 4000 में 4800 के टारगेट के लिए। चांदी में भी ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज मार्जिन भी ज्यादा है, वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है। तो 2,80,000 का कॉल लीजिए 14,000 में 22,000 के टारगेट के लिए। अनिंदे, यहाँ पर कितना आपको लगता है कि लोगों ने अब बिकवाली करनी भी शुरू कर दी है सोने चांदी में? देखिए, सोने चांदी पे एक्चुअली क्या है कि आपका जो ऑयल प्राइस शॉक है, उसके कारण एक डॉलर शॉर्टेज भी बन चुका है ग्लोबल मार्केट में। तो ऑयल और डॉलर अभी दोनों, मतलब ऑयल एंड गैस एंड डॉलर, ये तीनों ऊपर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, आप जो लिक्विड जो एसेट्स है, जैसे इक्विटी है, जैसे सोने चांदी है, उसको आप लिक्विडेट करते हो टू रेज डॉलर्स। तो इसके लिए जब भी ऑयल स्पाइक किया है लास्ट एक हफ्ता में, सोने और चांदी में एक गिरावट हुआ है, जस्ट वाइस वर्सा। तो अभी क्या है कि ये कंसोलिडेशन चालू रहेगा, और वो अच्छा है सोने चांदी के लिए। तो जैसे सोने में 1,59,000, 1,59,000 या 1,60,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। तो ये मार्केट में मैं ये बोलूंगा, तो वेट कीजिए, चेज मत कीजिए टू बाय, क्योंकि ये इन्वेस्टर का मार्केट है, स्पेकुलेटर का नहीं है। कि जैसे अजय जी ने बताया कि वो स्पेकुलेटिव मनी मार्केट में है नहीं, तो मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं। तो 1,60,000 के आसपास इसमें एक्चुअली पोजिशनल बाय बनता है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1,58,000 के नीचे, और फिर धीरे धीरे वो अपसाइड बनेगा। चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से 2,70,000 के आसपास इट्स अ बेटर एंट्री पॉइंट। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो पोजिशनली थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसमें, वो है 2,60,000 के नीचे। और धीरे धीरे ये 3,00,000 की तरफ जाएगा, बट ये जो राइज होगा वो वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑयल एंड डॉलर। चलिए, तो यहाँ पर पोजिशनली जो है देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का मार्केट है, लिहाजा आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कीमतों में तेज उतार चढ़ाव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। भाविक, आपका भी व्यू जानना चाहती हूँ सोने चांदी पर। देखिए, सोने चांदी, यस, हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है, और जब भी हमने देखा है कि ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन के भी एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शायद फेड जो है वो रेट कट
ना करे, या तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो हाइक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर और ट्रेजरी दोनों बढ़ रही है। तो अगेन ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। बट जैसे अजय जी ने भी बताया कि 5000 का जो लेवल था, जो लास्ट 3 मार्च को फॉल हुआ था, वो सपोर्ट हुआ है। चांदी भी देखे तो $80 के ऊपर सस्टेन करी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइसेस थोड़े कंसोलिडेट होंगे। अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ज्यादा अपसाइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए मनी मैनेजर्स की भी पोजीशन देखे स्पेकुलेटर्स की, तो वीक ऑन वीक अभी भी फ्लैट ही है, नई एड पोजीशंस नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। तो गोल्ड में 1,62,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा। 4150 पे बाय कर सकते हैं 4600 के टारगेट के लिए, और 3800 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी आज के दिन में थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। गोल्ड मेरी ज्यादा प्रेफर पिक रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर सोने चांदी में फिलहाल यही व्यू बन रहा है कि हम शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखेंगे। पोजिशनली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन आपको लंबा रुकना होगा और साथ ही वोलेटाइल बाजार को भी झेलना होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम खबर की ओर हम रुक करते हैं, जहाँ पर गेहूं के लिहाज से ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार जो है यहाँ पर गेहूं की बम्पर खरीदारी करेगी और इस साल जो है लगभग 2026-27 रबी सीजन के लिए करीब 30 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भी तय किया गया है। हर क्विंटल पर किसानों को 160 रुपए ज्यादा मिलेंगे और उत्पादन जो है गेहूं का लगभग 12 करोड़ टन से भी ज्यादा रहने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। लेकिन सरकारी खरीद के इस आंकड़े पर खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ शिवाजी फ्लोर मिल्स के डायरेक्टर अजय गोयल साहब जुड़ गए हैं। गोयल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। सर, खबर कैसे देखते हैं आप सरकारी खरीद की? नहीं, देखिए, सरकारी खरीद का जो लक्ष्य है वो 30 मिलियन टन जो है, मुझे लगता है इस साल सरकार इससे बहुत अधिक खरीद पाएगी। करीबन 35-36 मिलियन टन हो जाएगा सरकार की खरीद इस साल, क्योंकि सरकार की जो दाम है एमएसपी वो काफी अट्रैक्टिव है इस साल, और बाजार में उतना दम है नहीं। अच्छा, आपको जो है यहाँ पर उत्पादन में सपोर्ट कहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सर? लेकिन उत्पादन जो है मौसम की वजह से और थोड़ी अर्ली सोइंग की वजह से और थोड़ी इंक्रीज एकरेज की वजह से 3-4 मिलियन टन पिछले साल से ज्यादा होने वाला है। तो 117 से लेके 120 मिलियन टन का अनुमान है। तो ये सब जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब इलाकों में इंक्लूडिंग एमपी अच्छी फसल की रिपोर्ट्स आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, सरकार की जो मंशा है यहाँ पर गेहूं का ज्यादातर जो खरीद है अप्रैल से जून तक होता है। अन्य फसलों में हम जानते हैं कि खरीद मार्च तक जारी रहता है। आपको लगता है कि अब की बार उससे ज्यादा रह सकता है, क्योंकि लक्ष्य यहाँ पर जो तय किया गया है 30 मिलियन टन का? नहीं, वो नॉर्मली जो है 15 मार्च से भी कुछ मंडियों में शुरू कर लेती है सरकार, पर जून में, मई आखिर में जाके सब सिमट जाता है। उतना जो माल है 30-35 मिलियन टन सरकार खरीद पाएगी ये 2.5 महीने के विंडो में। बिल्कुल। एमएसपी का फायदा कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत फायदा है। ये तो जो है दुनिया में सबसे ऊंचे दाम मिल रहे हैं किसान को हिंदुस्तान में इस साल। बहुत अच्छी एमएसपी घोषित की है सरकार ने इस साल तो। चलिए गोयल साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप जुड़े और इस खबर पर अपनी राय दी। तो सरकार जो है बम्पर खरीदारी कर रही है अब की बार गेहूं की, और इसी के साथ मुनाफे की मंडी में हमारा समय भी समाप्त होता है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी रणनीति बताई कच्चे तेल में, सोने चांदी में और तमाम कमोडिटीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मुनाफे की मंडी में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।